दोस्तों, ये कहानी है एक ऐसा संत की जो काफी विवादित रहा। ऐसा संत जिसने लोगों के सोचने के तरीके को ही बदल के रख दिया। एक ऐसे विचारक की कहानी जिन्होंने जीवन और मृत्यु, प्रेम और ध्यान और सत्य और झूठ के बारे में दुनिया को नए तरीके से सोचने पर मजबूर किया। ये कहानी है ओशो की, जिनका असली नाम था रजनीश चंद्र मोहन जैन। दोस्तों, आज हम आपको ओशो रजनीश के जीवन के उन अनसुने किस्सों और घटनाओं से रूबरू करवाएंगे जो न केवल रोचक हैं बल्कि उनकी गहरी सोच और अनोखे व्यक्तित्व को भी उजागर करते हैं। 11 दिसंबर 1931 मध्य प्रदेश के छोटे से गांव कुचवाड़ा में एक साधारण जैन परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ। उनका नाम रखा गया चंद्रमोहन जैन, जो आगे चलकर ओशो के नाम से दुनिया भर में जाने गए। चंद्रमोहन का परिवार धार्मिक विचारधारा से जुड़ा हुआ था। उनके पिता बाबूलाल जैन कपड़ों के व्यापारी थे और उनकी मां सरस्वती जैन एक सरल और धार्मिक महिला थीं। 9 भाई बहनों में चंद्रमोहन सबसे बड़े नहीं थे, लेकिन उनमें कुछ ऐसा था जो उन्हें सबसे अलग बनाता था। चंद्रमोहन का बचपन बेहद खास था। जहां बाकी बच्चे खेलकूद और शरारतों में लगे रहते थे, वहीं चंद्रमोहन सवालों में उलझे रहते। वे अपनी मां और दादा दादी से तरह तरह के प्रश्न पूछते। उनका एक सवाल अक्सर सबको हैरान करता था, भगवान कौन है? अगर भगवान सब देखता है तो वह गलतियों को होने से रोकता क्यों नहीं? इस तरह के सवाल उनके दादा दादी को परेशान कर देते, लेकिन उनकी मां मुस्कुराकर कहती, यह लड़का बड़ा होकर जरूर कुछ खास करेगा। चंद्रमोहन की सबसे करीबी रिश्ता उनकी नानी के साथ था। जब वे 7 साल के थे, उनकी नानी का देहांत हो गया। यह घटना उनके जीवन का पहला बड़ा झटका थी। इस घटना ने उन्हें गहराई से सोचने पर मजबूर कर दिया कि जीवन और मृत्यु का क्या अर्थ है। ओशो का बचपन बेहद स्वतंत्र और प्रकृति के करीब बीता। गांव के खुले खेत, पेड़ों की छांव और नदी के किनारे उन्होंने अपनी सोच को विकसित किया। वे घंटों तक अकेले नदी के किनारे बैठकर पानी की लहरों को देखते और विचार करते कि यह संसार इतना सुंदर क्यों है। उनकी इस स्वतंत्रता का एक कारण यह था कि उनके माता पिता ने कभी उन्हें किसी चीज के लिए बाध्य नहीं किया। उनका मानना था कि हर व्यक्ति को अपनी राह खुद तय करनी चाहिए। एक दिन गांव के स्कूल में अध्यापक ने चंद्रमोहन को आदेश दिया कि वे बिना सवाल किए उनकी बात माने। लेकिन चंद्रमोहन ने कहा, आपकी बात मानने से पहले मैं यह जानना चाहता हूं कि यह सही है या नहीं। यह सुनकर अध्यापक नाराज हो गए और उन्हें दंड दिया, लेकिन चंद्रमोहन ने अपनी जिद नहीं छोड़ी। यह घटना उनके विद्रोही स्वभाव की पहली झलक थी। चंद्रमोहन का परिवार जैन धर्म में गहराई से आस्था रखता था, लेकिन वे बचपन से ही परंपराओं और धार्मिक रीति रिवाजों पर सवाल उठाते रहे। मंदिर में जाने की जगह वे अक्सर पेड़ों के नीचे ध्यान लगाते या प्रकृति के साथ समय बिताते। 1946 में जब वे 15 साल के थे, उनका परिवार जबलपुर आ गया। यह बदलाव उनके जीवन का बड़ा मोड़ साबित हुआ। जबलपुर में उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी और दर्शन शास्त्र, फिलॉसफी में गहरी रुचि दिखाई। वे किताबों के दीवाने थे और हर विषय पर पढ़ना चाहते थे। एक बार विश्वविद्यालय की परीक्षा में उन्होंने उत्तर पुस्तिका में लिखा, सवाल गलत है, इसलिए इसका कोई उत्तर नहीं हो सकता। प्रोफेसर को गुस्सा आया, लेकिन ओशो के तर्क से सहमत भी हुए। उन्हें पूर्ण अंक दिए गए। महज 21 साल की उम्र में उन्होंने सागर विश्वविद्यालय से दर्शन शास्त्र में स्वर्ण पदक प्राप्त किया। उनके प्रोफेसर उन्हें बुद्धिमत्ता का सागर कहते थे। 1953 में 22 साल की उम्र में एक दिन ध्यान के दौरान उन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई। इस दिन को ओशो ने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बताया। उन्होंने कहा, इस दिन मैंने जीवन और मृत्यु का रहस्य जान लिया। अब मेरे पास सवाल नहीं, सिर्फ उत्तर हैं। 1962 में ओशो ने मुंबई में जीवन जागृति केंद्र नामक संगठन की स्थापना की। इसी दौरान उनके व्याख्यान भारत के कोने कोने में होने लगे। विचार स्पष्ट और साहसिक थे। ओशो ने समाज की रूढ़ियों और धर्म की पारंपरिक धारणाओं को चुनौती दी। एक दिन 1964 में पुणे में एक सभा के दौरान उन्होंने कहा,
धर्म ग्रंथों में सत्य ढूंढने से पहले उसे अपनी आत्मा में खोजो। उनकी इस बात से सभा में सन्नाटा छा गया, लेकिन उनके विचारों ने कई युवाओं को आकर्षित किया। 1970 का दशक ओशो के जीवन का सबसे चर्चित समय था। 1974 में पुणे में उन्होंने अपना आश्रम स्थापित किया। यहीं पर उन्होंने ध्यान और साधना के नए तरीके विकसित किए। उनकी डायनामिक मेडिटेशन दुनिया भर में प्रसिद्ध हुई। 1981 में ओशो अमेरिका चले गए और वहां उन्होंने ओरेगन में रजनीशपुरम नामक एक कम्यून स्थापित किया। यह एक 64,000 एकड़ में फैला कम्यून था, जहां उनके अनुयायी ध्यान और साधना करते थे। 1984 रजनीशपुरम में ओशो ने कहा, यदि आप प्रेम को समझना चाहते हैं तो पहले अपनी सभी घृणाओं को जलाना सीखें। लेकिन यह कम्यून विवादों में घिर गया। स्थानीय लोग और सरकार इसे लेकर नाराज थे। उन्हें कई कानूनी मामलों में फंसा दिया गया और ओशो को अमेरिका छोड़ना पड़ा। 21 देशों ने उन्हें प्रवेश देने से मना कर दिया। 1986 में ओशो भारत लौट आए। भारत लौटने के बाद उन्होंने अपने पुणे आश्रम में ध्यान केंद्र फिर से शुरू किया। 1989 से उन्होंने खुद को ओशो कहना शुरू किया। इस बारे में उन्होंने कहा, ओशो का मतलब है महासागर की तरह विलीन हो जाना। यह केवल मेरा नाम नहीं, यह एक अनुभव है। 19 जनवरी 1990 पुणे के उनके आश्रम में ही उनका देहांत हुआ। अनुयायी कहते हैं कि उन्होंने इस दुनिया को छोड़ने से पहले कहा, मैं मर नहीं रहा, मैं सिर्फ अस्तित्व में फैल रहा हूं। ओशो के विचारों ने पूरी दुनिया में हलचल मचाई। उनकी 60 से अधिक पुस्तकें, ध्यान विधियां और व्याख्यान आज भी लोगों को प्रेरित करते हैं। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक संभोग से समाधि तक ने भारतीय समाज में हंगामा मचा दिया। इस पर उन्होंने कहा, जब तक हम शरीर को समझेंगे नहीं, आत्मा को कैसे समझेंगे? ओशो के विचार आज भी उतने ही जीवंत हैं। उनके शब्द, उनकी पुस्तकें और उनके द्वारा विकसित ध्यान की विधियां आज भी लाखों लोगों के जीवन को प्रभावित कर रही हैं। ओशो की कहानी यह सिखाती है कि जीवन का हर पहलू एक यात्रा है, अंधकार से प्रकाश की, अज्ञान से ज्ञान की। ओशो ने हमें सिखाया कि सत्य को बाहर मत खोजो, उसे भीतर खोजो। ध्यान की इस यात्रा में क्या आप अपने अंदर झांकने की हिम्मत करेंगे? दोस्तों, अगर आपको ऐसी और रोचक कहानियां सुननी हैं, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नैरेटिव टेल्स को अपना समर्थन दें। साथ ही हमें कमेंट करके बताएं कि अगली कहानी आप किस विषय पर सुनना चाहेंगे। अगर आप ओशो की किताबें पढ़ना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए लिंक से उनकी प्रसिद्ध किताबें खरीद सकते हैं, जो इस कहानी में भी जिक्र किया गया है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। हमसे जुड़े रहिए और मिलते हैं अगली एक और दिलचस्प कहानी में। तब तक के लिए अलविदा।